रविवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में राज्य दिव्यांग कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर रणनीति बना रही है। इतना ही नहीं, वीटा बूथ व हर हित स्टोर में भी दिव्यांगों को मौका मिलेगा। मैं राज्य आयुक्त यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए 3-4 नई योजनाएं प्रारंभ की हैं। इस अवसर पर मैं उन योजनाओं के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए कुछ वार्तालाप करने का इच्छुक हूँ। उस नाते मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के गजट में अभी गजट नोटिफिकेशन जारी करके हमने 2 योजनाएं शुरू की हैं। दोनों रोजगार से संबंधित हैं, जिसमें वीटा दूध की एजेंसियां जो 14 मार्च 2022 तक सायंकाल 5 बजे तक ऑनलाइन निवेदित की जा सकती हैं। आवेदन पत्र उसका प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑनलाइन वो करना है। हरियाणा में 5 हमारे मिल्क प्लांट हैं। सभी 22 जिलों को उन मिल्क प्लांटों के साथ हमने जोड़ दिया है। 50,000 वीटा के एजेंसियां हम हरियाणा में देने वाले हैं, जिसमें 10% आरक्षण दिव्यांगजन का है। 20 का हमने रोस्टर रजिस्टर बनाया है। रोस्टर पॉइंट 1 और 11, 1 और 11 दिव्यांगजन के लिए, 2 और 12 पूर्व सैनिक के लिए, 3 और 13 ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 4 और 14 ये बैकवर्ड क्लास के लिए, और शेष जो है हमने ओपन जो 5 और 15 है वो हमारे आर्थिक रूप से जो इस प्रकार के विपन्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए। शेष 50% ओपन के लिए है। तो यह हमने प्रारंभ कर दिया है। इसमें 50,000 रुपये धरोहर राशि देनी है, 10वीं कक्षा की अर्हता चाहिए, और इसके अलावा 500 रुपया प्रार्थना पत्र के साथ में नॉन रिफंडेबल शुल्क लगेगा। दिव्यांगजन के सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, जहाँ एक तरफ 50,000 रुपये जुटाना भी उसके लिए एक बड़ा काम है। वहाँ उसको दूध पदार्थ रखने के लिए फ्रिज की आवश्यकता रहेगी, कुछ रनिंग कैपिटल रहेगी। इस सारे के लिए हमने उसको ऋण देने की योजना बनाई है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक और पिछड़ा वर्ग निगम, इन दोनों को हमने अधिकृत किया है। 30 करोड़ रुपए की राशि उनको जारी की जा चुकी है। कोई भी दिव्यांग आएगा, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा, उसका एप्लीकेशन देगा, और वो उसी सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक अथवा पिछड़ा वर्ग निगम के माध्यम से ही प्रोसेसिंग हो जाएगी, और वो ड्राफ्ट उसके नाम बना देंगे, वो पूंजी वहाँ से अपनी ले सकेगा। इस तरह से हमने 5,000 वीटा के बूथ, जिसमें भिवानी ज़िले में भी लगभग 500 से अधिक यह वीटा के बूथ, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, भीड़ वाले अन्य स्थान जहाँ भी बिक्री हो सकती है, उसके लिए स्थान दिव्यांग को स्वयं खोजना होगा। क्योंकि यह जो योजना है यह योजना सबके साथ मिला करके है, लेकिन 10% आरक्षण देने वाली हरियाणा की अकेली सरकार है जो दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए इतना बड़ा आरक्षण प्रदान कर रही है। दूसरी योजना हर हित रिटेल स्टोर, इसमें 20,000 हरियाणा में रिटेल स्टोर हम स्थापित करने जा रहे हैं। ये भी हमने प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए भी प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए हैं। 31 मार्च सायंकाल 5 बजे तक अप्लाई किया जा सकता है। 1.5 लाख रुपए का सामान सरकार उपलब्ध करवाएगी, जो कि किराना का सामान होगा, लेकिन ये उधारा होगा। यह पैसा है सरकार 4% वार्षिक ब्याज पर उसको उपलब्ध कराएगी, और उसके पश्चात वो अगर बिक्री अधिक करता है तो स्वाभाविक रूप से वो मल्टीप्लाई अपनी आय कर सकता है। 10% आय अर्थात 15,000 रुपये मासिक कम से कम उसकी आय सुनिश्चित की जाएगी। अगर सामान उतना नहीं भी बिकता तो 3,000 रुपये का कंपनसेशन सरकार उसके खाते में सीधा सीधा स्थानांतरित करेगी। सरकार का बजट आ गया है। इस बजट में परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपया वार्षिक तक की आय के जितने भी परिवार हैं, जिसमें दिव्यांगजन बहुत बड़ा लाभान्वित वर्ग है, खासतौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारा निवास करने वाला दिव्यांग है, जो आय से भी, साधनों से भी, और सुविधाओं से भी, और सूचनाओं से भी महरूम है। हमारी अप्रोच बहुत बार ऊपर के वर्ग तक रह जाती है, और जो वास्तविक अंत्योदय जिसको हम कह सकते हैं, अंतिम व्यक्ति समाज का, उस तक नहीं पहुंच पाती।
उसके लिए हमने सीधा सीधा परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया है। 1,80,000 रुपये की आय से नीचे वाले तमाम परिवारों को आयुष्मान भारत में ऑटोमेटिकली कवर कर दिया गया है। बजट पारित होगा, निश्चित होगा ही, और बजट पारित करते ही इस योजना को अमली जामा भी पहना दिया जाएगा। इसके अलावा इस बजट में एक विशेष बात और की गई है, जिसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है, राशि आवंटित की गई है, वो ये कि 70% से अधिक दिव्यांगता और 3 लाख रुपए तक की आय भी। अब बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हो सकते हैं जिसकी पति अथवा पत्नी या परिवार का कोई सदस्य किसी न किसी नौकरी में है, तो स्वाभाविक है 3 लाख आय उसकी पहुंच सकती है। अगर उसको भी उसी यार्ड स्टिक में लेके आएंगे, उसी पैमाने पर लेकर के आएंगे, तो दिव्यांग की सेवा नहीं हो पाएगी। प्रयास तो ये था इसको हम 40% तक लेकर के आएँ, लेकिन अभी इस वर्ष हम 40% नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे पहलू बजट में और भी देखने होते हैं। लेकिन पहली बार भारत में किसी सरकार ने शुरुआत की है 70% की दिव्यांगता और 3 लाख तक की आय ये होंगी, तो निश्चित रूप से उसको भी आयुष्मान भारत का लाभ होगा और सरकार की अन्य गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं उसके अनुसार लाभान्वित होने का इनका हमने प्रयास किया है। और इसमें सुनिश्चित कर दिया है हरियाणा में इस प्रकार के जो 70% से अधिक दिव्यांगता के हमारे भाई बहन हैं, उनकी संख्या लगभग 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख की संख्या, जिसमें भिवानी जिले का भी स्वाभाविक रूप से भाग है, तो वे लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो ऐसी हमने रोजगार के लिए, इसके अलावा केंद्रीय सरकार ने भी 80 करोड़ रुपया, पहली बार पिछले वर्ष 56 करोड़ रुपया था, इस साल 80 करोड़ रुपया यह बजट में हरियाणा को उपलब्ध करवाया है, जो दिव्यांग जन के रोजगार के लिए। वो प्रोजेक्ट तो स्वाभाविक पेश करेगा, लेकिन पिछड़ा वर्ग निगम एवं सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक उन तक पहुंचेगा, तो 50 लाख तक का भी लोन उसको दिया जा सकता है। 1.5 लाख रुपए तक की कोई गारंटी की भी आवश्यकता नहीं है, कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है। सामान्य प्रक्रिया के द्वारा और बिना कोई भागा दौड़ी किए हुए अब ऑनलाइन कर दिया हमने इसको, क्योंकि बहुत शिकायतें दिव्यांगजन की आ रही थी, उसको कठिनाई होती है जाने में, आने में, साथ में ट्रीट करने वाले लोग बदल जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाती है, संवेदनशील व्यक्ति नहीं होते। तो जैसे ही वो ऑनलाइन करेगा तो उसका रिकॉर्ड कई जगह पर जाएगा, यहाँ तक कि राज्य आयुक्त के पास भी उसका रिकॉर्ड जाएगा, और कहीं उसको कोई कठिनाई आती है उसका स्टेटस भी चेक किया जाएगा और संबंधित विभागों से संपर्क करके उसको शीघ्रता के साथ में काम के लिए लोन उपलब्ध हो जाए, यह प्रयास रहेगा। मुझे यह भी हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों कुछ फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांगता का लाभ प्राप्त करने वाले अनेक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैंने पिछली बार भी आप लोगों के सामने इस जिले के एक अधिकारी के विषय में जानकारी दी थी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जांच मेरे पास चल रही है। इस जांच के दौरान में उसका स्थानांतरण यहाँ से कर दिया गया है, पंचकुला मुख्यालय में उसको यहाँ से भेज दिया गया है, भिवानी से भेज दिया गया है, यानी मेरे पास बुलवा दिया गया है, जो मान सकते हैं। कौन और है ऐसे अधिकारी? जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ के ऐसे थे जिनके विरुद्ध इस तरह का आरोप है कि उन्होंने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त की और उसी के आधार पर दूसरा फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके और उन्होंने आगे वो पदोन्नति प्राप्त की, और वो रिकॉर्ड हॉस्पिटल में भी नहीं है। जो प्रमाण पत्र जारी हुए वो उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो स्वाभाविक और शक्ति घेरे में है। तो वो रिकॉर्ड डुप्लीकेट तैयार ना हो, यहाँ के गवाहों को प्रभावित ना कर पाएँ, इत्यादि इत्यादि अनेक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तो सरकार ने उनका स्थानांतरण पंचकुला कर दिया गया है, और जांच प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ में चल रही है, और आने वाले कुछ ही समय में जांच पूरी होने के बाद उसका जो भी परिणाम होगा वो हम सबको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा भी और हुई हैं जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिव्यांगता के आधार पर प्रमाण पत्र बनवाए और उनका लाभ उठा करके और किसी वास्तविक दिव्यांग का अधिकार था उससे महरूम कर दिया। इसके अलावा यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 1996 से लेकर के दिव्यांगों का जो बैकलॉग बनता था, अर्थात जो इनकी नौकरियां थी और पिछली सरकारों के समय में वो प्राप्त नहीं हुई, दिव्यांग अपनी अवधि आने के बावजूद भी, अपना अधिकार होने के बावजूद भी, अपना आरक्षण होने के बावजूद भी
उनको ये बता दिया गया कि वो उपलब्धि नहीं है, और ऐसे दिव्यांगों को सड़कों पर, चौराहों पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया, जबकि वो बहुत सारी कठिनाइयों के बीच में रह करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक सामान्य विद्यार्थी और एक दिव्यांग विद्यार्थी जो बेचारा ब्लाइंड है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं, लोकोमोटर है, जो मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, वो कितनी कठिनाइयों के बीच में सामान्य विद्यार्थी के बराबर उसी शिक्षा बोर्ड को उसने पास किया, उसी +2 को उसने पास किया, उसी जेबीटी को उसी स्टैंडर्ड से उसने पास किया, कोई स्टैंडर्ड में कमी नहीं होती, और सारी सुविधाएं जो सामान्य विद्यार्थी को होती हैं उन उसके लिए कठिनाइयाँ होती हैं। शिक्षार्थी तो वो है, लेकिन शिक्षक नहीं है, ऐसा वातावरण नहीं है, चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं जहाँ वो चढ़ नहीं सकता। ऐसी तमाम कठिनाइयों के बीच में वो शिक्षा के पात्र होते हुए, नौकरी का पात्र होते हुए, नौकरी अप्लाई करने के बावजूद भी यह बता दिया गया कि वो तो है ही नहीं। तो ऐसे दिव्यांगजन की 15,000 नौकरियां बनती हैं, जो हरियाणा के 81 डिपार्टमेंट, 14 मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा 12 कॉरपोरेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन तमाम को मिलाएं तो लगभग 15,000 नौकरियां ये बैठती हैं। निकालने का आदेश दिया है। 31 मार्च तक सभी विभाग बैकलॉग निकालेंगे और उसके पश्चात इनकी विशेष भर्ती का अभियान ये प्रारंभ भी हो गया है। अभी शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग की ओर से 103 MBBS की नौकरियां निकली हैं। दिव्यांग, केवल दिव्यांग 103, ये पहली बार हुआ किसी प्रांत में, किसी भी राज्य में, यानी दिव्यांग भी डॉक्टर होंगे, मेडिकल ऑफिसर होंगे, क्योंकि उनका अधिकार है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन है, ठीक ऐसे दिव्यांग का है। लेकिन दिव्यांग को 1 जनवरी 1996 से यह अधिकार होते हुए भी हरियाणा की पिछली सरकारों के द्वारा प्रदान नहीं किया गया। तो हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि 26 साल पीछे से ही उनको पदोन्नति प्रदान की जाए। तो 1 जनवरी 1996 से हमने प्रमोशन प्रदान करने शुरू कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा विशेष रूप से ध्यान में आया कि वो डाटा ही प्रस्तुत नहीं कर रहे। राज्य आयुक्त के मांगने के बावजूद भी जब उन्होंने और पिछली प्रमोशनें किस किस को दी हैं, उसमें दिव्यांग आया कि नहीं आया, वो सारा डाटा प्रस्तुत किया जाए। तो मुझे बताते हुए कोई गुरेज नहीं है कि हरियाणा में केवल 1 जिला जींद, उसने यह रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। शेष 21 जिलों के जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ 10-10 हज़ार रुपये का दंड लगाया गया, जिसमें भिवानी जिला भी शामिल है। और वैसा 2,10,000 रुपये का जुर्माना, वह राशि भी जमा हो गई और वह सूचना जो मांगी गई थी वह सूचना भी मिल गई। और उसके पश्चात अनेक जिलों के जेबीटी शिक्षक, उनको हेड टीचर बनाया गया, अनेक जेबीटी को C&V बनाया गया, अनेक जेबीटी को TGT बनाया गया, TGT को PGT बनाया गया। तो ऐसा अनेक जिलों में यह आदेश पारित किया जा चुका है। वहाँ यह सूचना एकत्रित हो रही है और जैसे ये कंपाइल हो जाएगी उसके पश्चात इन सभी अध्यापकों को भी और इसके अलावा अन्य जो विभाग हैं उन तमाम विभागों के अंदर यह प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। और आने वाले समय में जो दिव्यांग कर्मचारी है, सेवा के योग्य है, सेवा में है, उसको पदोन्नति मिलेगी और 96 से मिलेगी। 1 जनवरी 96 से लेकर 18/4/2017 तक 3% और उसके पश्चात 4%, यह हमने विधान किया है। और प्रमोशन में भी मिलेगा और रिक्रूटमेंट में भी मिलेगा। तो दोनों में रिजर्वेशन का उसका राइट सुनिश्चित किया है। इसके अलावा मैं यह भी आपके सामने बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के सभी 22 जिलों में हमने दिव्यांगजन के कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए शिविर इस समय में लगाए हुए हैं। भिवानी जिले में कल से हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको हम CWSN बोलते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, जिसको हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर DPC हम बोलते हैं, जो शिक्षा विभाग से संबंधित रहते हैं, उनके माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक का 1 दिन तो यह लगाया जाएगा। 17 तारीख को जितने विशेष विद्यालय चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर के चलते हैं, भिवानी में भी आस्था के नाम से चलता है, जिसके संचालक यहाँ मेरे बगल में दाईं ओर बैठे हैं, श्री विजय शर्मा जी, ये चलाते हैं, इनकी धर्मपत्नी यहाँ विराजमान हैं। आप भी उस विद्यालय में इसी तरह से आदर्श रिहेबिलिटेशन सेंटर चलता है और भी ज़िले में कुछ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा संस्थान चलाए जा रहे हैं। इनके जो विशेष विद्यार्थी हैं उनकी मापतोल होगी और जैसे ही इनके अंगों का मापतोल होगा तो आने वाले
एक डेढ़ मास में वो तैयार करके इनको वितरित कर दिए जाएंगे। विद्यार्थियों के अलावा जो अन्य लोग हैं उनका भी हम मापतोल शिविर पिछले ही दिनों हमारे भिवानी ज़िले का 7 ब्लॉकों का पूरा हुआ है। मैं परसों जींद में था तो वहाँ हमने 954 लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए हैं, 54 लाख रुपए की लागत से दिए हैं। हरियाणा के सभी ज़िलों में 3-3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भिवानी ज़िला बड़ा है, इसमें 4 करोड़ और हिसार सबसे बड़ा है, उसमें 5 करोड़। इतने करोड़ रुपए के कृत्रिम अंग दिव्यांगजन को सरकार के द्वारा हर वर्ष प्रदान किए जाएंगे। यह इस वर्ष का बजट में हमने प्रावधान किया है। अब दिव्यांग को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दर दर पे ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं। कृत्रिम अंग प्राप्त करने के लिए भी उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही मोबाइल पर वो पंजीकरण कर सकता है। एलिम्को ALIMCO एलिम्को नाम की भारत सरकार की कंपनी है और उसने भी तय किया है। हमारी अखिल भारतीय भी कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 दिन की गुजरात के केवड़िया में। हरियाणा प्रांत से मैं अकेला ही था, तो सभी प्रांतों के उसमें राज्य दिव्यांग आयुक्त और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री समाज कल्याण अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और इसके अलावा हमारे जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनका भी उसमें सहभागिता रही थी। उसमें तय हुआ है कि एलिम्को के जो यंत्र हैं, जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं, सहायक उपकरण हैं, चाहे व्हील चेयर है, चाहे हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी हम प्रदान करते हैं, मोटराइज्ड वाहन देते हैं, या हम कान की मशीन देते हैं और चश्मे देते हैं। अनेक प्रकार के जो साधन हम दिव्यांगों को जीवन सुगम बनाने के लिए प्रदान करते हैं, तो उनकी क्वालिटी कमज़ोर है, मार्केट में उससे उन्नत किस्म की चीज़ें उपलब्ध हैं। तो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, इसके लिए मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हरियाणा में फरीदाबाद का चयन किया गया है, जहां 5 एकड़ जगह में आधुनिक मशीनें लगा करके और विदेश से आयातित हो गई हैं, मशीनें भी आयातित हो गई हैं, यानी बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो दिव्यांग को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। तो उसके लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की मशीनें जर्मनी से आयातित हुई हैं। इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी ही यह संयंत्र काम करना प्रारंभ कर देगा। यंत्र बना करेंगे, इनकी सहायक उपकरण बना करेंगे। इसके अलावा जो कानपुर के अंदर हमारा मुख्यालय है एलिम्को का, वहाँ पर भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। इसके अलावा मैं आपको एक और भी विषय बताना चाहूँगा। भारत सरकार ने ये तय किया है, और ये दिव्यांगों की शिकायत भी थी और ये जायज़ शिकायत भी थी। हम भी सामान्यतः घर में कार स्कूटर होता है, कोई भी चीज़ होती है तो ख़राब तो होती ही है। कार की मशीन भी ख़राब हो सकती है, व्हील चेयर, हमारी और बाकी जो सामग्री है ख़राब होती थी। और ख़राब होती थी तो एलिम्को कंपनी के नियमानुसार, पुराने अब तो नियम बदल गए, नियमानुसार 3 साल तक आप दोबारा नहीं ले सकते। तो उसके लिए उपयोग क्या है, बेचारे का टायर फट गया, ट्यूब फट गई, धूप में रखा रहने से उसका ब्रेक काम नहीं कर रहा या कुछ भी कमी हो सकती थी, तो वो दिव्यांग उसका उपयोग नहीं कर पाता था। अब तय किया है दिव्यांगों को रोज़गार भी मिलेगा और उनके साधनों की और एक तरह से वर्कशॉप, रिपेयरिंग वर्कशॉप दिव्यांग को ही प्रदान की जाएगी क्लस्टर लेवल पर। 8-10 गांव का जो बीच का कोई सेंटर है, जैसे उदाहरण लेना हो तो भवानीखेड़ा में होगा, तो भवानीखेड़ा के आसपास के 5-6-7 गांव उससे लाभान्वित हो जाएंगे। ऐसे लोहानी है, 7-8 गांव का केंद्र है। तो ऐसे बड़े बड़े गांव देखकर, क्लस्टर देखकर वहाँ दिव्यांग स्वयं अथवा 2-3 लोग मिलकर के भी वहाँ कोई अपना स्थान बनाएंगे। न केवल वो रिपेयर करेंगे, अपितु सरकार की दूसरी महत्वपूर्ण योजना है वो है UDID कार्ड बनाना। प्रत्येक दिव्यांग को दिव्यांग कार्ड की आवश्यकता आगे नहीं रहेगी, ऑनलाइन उसको UDID कार्ड प्राप्त करना है। इसके लिए अवधि है 31 अगस्त 2022। 1 सितंबर 2022 से दिव्यांगता से जुड़े हुए तमाम सुविधाएं इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। भले ही रिक्रूटमेंट की बात है, प्रमोशन की बात है, कन्वेंस अलाउंस की बात है, डिसेबिलिटी पेंशन की बात है, फास्ट टैग की बात है,
फ्री बस पास की बात है, फ्री ट्रेन पास की बात है, तमाम सुविधाएं यूडीआईडी कार्ड के साथ अटैच हो जाएंगी, जिसके लिए ज़िला के जो मेडिकल ऑफिसर हैं, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो इसके नोडल ऑफिसर हैं, रेड क्रॉस के सेक्रेटरी वो उनके सहायक हैं, डीएसडब्ल्यूओ, ग्राम सचिव, आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्थ वर्कर और कुल मिलाकर के डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व के अंदर ज़िले के अंदर ये तमाम दिव्यांगों को यह कार्ड तब तक प्राप्त हो जाएं और ये ऑनलाइन मिलेंगे। में यह जो वर्कशॉप पे बैठेगा दिव्यांग, अपना लैपटॉप लेके बैठेगा, कंप्यूटर लेके बैठेगा और वो जहाँ एक तरह रिपेयर का काम करेगा, वहाँ यह कार्ड को अपलोड करने का काम भी करेगा, डाटा अपलोड करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा और उसकी आय के लिए अच्छा खासा प्रबंध यह भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर करने जा रही हैं। तो इससे दिव्यांग के मन में भी विश्वास होगा कि उसको भी दूर नहीं जाना पड़ा, उसके आसपास के गांव में ही पंजीकरण हो गया और उन लोगों को रोज़गार प्राप्त हो गया। और सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं भिवानी ज़िले की बात करूं तो लगभग 18,000 दिव्यांग ऐसे हैं जिनकी 40% से ऊपर दिव्यांगता है। और मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि आज हमारे नेटवर्क में केवल 30% लोग हैं। 70% दिव्यांग ऐसा है जिसको मालूम ही नहीं है कि कोई दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी होता है, कोई दिव्यांगता का कोई रिजर्वेशन भी होता है, कोई दिव्यांग आयोग भी होता है और दिव्यांगों के कोई अधिकार भी होते हैं, उसको मालूम ही नहीं है। उसके लिए हमने तय किया है कि आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर जिसको हम बोलते हैं, ग्राम सचिव, और अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, तो हम तो जो भावी उम्मीदवार हैं उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप आओ ना, अपनी गाड़ी में बैठाओ उन दिव्यांगों को, अपने गांव के 4-5 होंगे, 10 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और निकट के हॉस्पिटल जो उपमंडल हॉस्पिटल है वहाँ हर बुधवार को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक और ये प्रमाण पत्र बनते हैं। उसके लिए पहले सीधा जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने गांव के कॉमन सर्विस सेंटर पे अथवा दिव्यांग खुद अपने मोबाइल से पंजीकरण करा सकता है और हॉस्पिटल जो डेट बताएगा उस डेट पर उसको आना है। असेसमेंट उसकी होगी, असेसमेंट होने के बाद ऑनलाइन उसका यूडीआईडी कार्ड बन जाएगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी बन जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण योजना आई है। आह्वान है हमारा समाजसेवी संस्थाओं से भी आह्वान है, क्योंकि केवल सरकारी तंत्र के द्वारा इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। और अगर 1 सितंबर 2022 को उसके पास कार्ड नहीं है, उसकी पेंशन बंद हो जाएगी और उसका घर उसी से चलता है। और उसका घर जो है 2,500 में है, लेकिन 2,500 में भी उसकी आय के लिए बहुत बड़ी बात है, उसने अपने वो उसी में गुजारा करता है। वो नहीं मिलेगी तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे स्वाभाविक रूप से, और एक समाज का जो सबसे दुर्बल वर्ग है वो अपने अधिकारों से महरूम होगा। इसलिए मेरा मीडिया से भी निवेदन है कि बार बार आप इस विषय को भी हाईलाइट करें। अधिकारियों पर भी स्वाभाविक है दबाव बनेगा, समाज के लोग भी जागृत होंगे और दिव्यांग भी जागृत होंगे, उनके परिवार भी जागृत होंगे। अंतिम समय में भीड़ नहीं लगेगी, वरना अंतिम महीनों में भीड़ हुई और इन दिनों में लोग आएंगे नहीं, तो दोनों प्रकार का नुकसान है। ये भी आह्वान करते हैं समाज सेवी संस्थाओं से, अगर कुछ लोग स्वयं सेवक बन करके हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देना चाहें कि हम 2 घंटे प्रतिदिन पंजीकरण के काम में अपना कोई व्यक्ति भेजेंगे, अपना लैपटॉप देके भेजेंगे, पासवर्ड आईडी उनका होता है, वो कॉन्फिडेंशियल है, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हॉस्पिटल का अधिकारी कर्मचारी वहाँ रहेगा, और लेकिन हम पंजीकरण का काम इसमें उनकी मदद करेंगे। तो इस प्रकार के लोगों का भी हाथ जोड़ करके मैं आह्वान करता हूँ कि कृपया आएँ, आगे बढ़ें। इसके अलावा मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि अम्बाला में हमने मानसिक दिव्यांग, जिनको बौद्धिक दिव्यांग भी बोलते हैं, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, और एक है तो फिजिकल डिसेबिलिटी लेकिन मानसिक दिव्यांगता ही है वास्तव में, वो है हमारी मेमोरी की दिव्यांगता, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी हम कहते हैं, इंग्लिश में लर्निंग डिसेबिलिटी। अब बहुत बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति मिला, हम कहते हैं भाई साहब देखा हुआ तो है, ध्यान नहीं आ रहा, भाई साहब दोबारा बताओ, जो कि कल ही मिले थे। कई बार ऐसा भी होता है, घंटी बजाई, सेवादार आ गया, फिर बताऊंगा, यानी मैं भूल गया मैंने किस लिए बुलाया। और ये हम में से प्रत्येक के साथ होता है। तो पूर्ण तो परमात्मा है, हम सारे अपूर्ण हैं, इसलिए दिव्यांग तो हम सारे हैं, लेकिन स्वीकार बहुत कम लोग करते हैं, बहुत लोग स्वीकार नहीं करते इसको कि मैं भी दिव्यांग हूँ। वास्तव में ये भी डिसेबिलिटी के फील्ड में आता है। और इस नाते ऐसे जो बौद्धिक दिव्यांग हैं उसके लिए हमने लाइफ सेंटर अम्बाला में 37 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 5 एकड़ में उसकी कंस्ट्रक्शन
उसका मैंने पिछले दिनों निरीक्षण किया है। उसका नींव का काम पूरा हो गया है और अब इससे ऊपर का निर्माण ये बहुत तेज़ी के साथ में प्रारंभ होगा। तो आने वाले समय में हम इस लाइफ सेंटर को विकसित करेंगे। हमने प्रयास किया है कि समाज के द्वारा भी इस काम में आगे बढ़ चढ़ करके योगदान दिया जाए। तो अपने ज़िले में सिवानी जो कस्बा है वहाँ के लोग, उनकी कल बैठक ली गई है। अनेक भामाशाह के पुत्र वहाँ पर आए हैं और उन लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार करके तय किया है कि हम भिवानी ज़िले का, बाकी कहीं हो ना हो, सिवानी में हम 5, 7, 10 एकड़ ज़मीन दे करके यहाँ इस प्रकार लाइफ सेंटर ये स्थापित करेंगे, जो कि सरकार की नॉर्म्स के हिसाब से होगा। उसके मलकियत उन्हीं के पास रहेगी, उस समिति के पास रहेगी, लेकिन सरकार और अनेक प्रकार की सुविधाएं और सहायता इसमें प्रदान करेगी। तो इन सब योजनाओं को बताने के लिए आज मैंने आप लोगों को कष्ट दिया है। अब आप कोई प्रश्न करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। किन किन कोई अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारी की भूमिका आई है और कितने ऐसे प्रमाण पत्र फर्जी आपके जांच में सामने आए हैं जो अभी लोग बनवा चुके हैं, और ये ऐसे में आयोग भविष्य में कोई ना बनवा सके इसके लिए क्या कदम उठा रहा है? तो लगभग 2 वर्ष का रिकॉर्ड हॉस्पिटल से गायब है। इस 2 वर्ष के दौरान में कितने लोगों ने कितने प्रमाण पत्र बनवा लिए, इसका अभी तक सही आंकड़ा नहीं आ पाया है। इस रिकॉर्ड को तलब किया गया है कि अगर आपका असल रिकॉर्ड नहीं है, वास्तव में तो जब दिव्यांग प्रमाण पत्र बनता है तो उसकी एक कॉपी हॉस्पिटल में रहनी चाहिए, एक कॉपी उस व्यक्ति विशेष को, दिव्यांग को दी जानी चाहिए। हॉस्पिटल में कॉपी नहीं है, इसलिए नहीं कह सकते कि कितने प्रमाण पत्र उसमें में बनाए गए। फिर एक दूसरा काम होता है, रजिस्टर में भी एंट्री होती है। जो प्रमाण पत्र बना उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, कौन व्यक्ति, बाप का नाम, निवासी, किस दिव्यांगता से पीड़ित है, कितना प्रतिशत है, यह रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। तो इसका हमने, क्योंकि अब थोड़ी और गहराई में जाना पड़ेगा, हमने तय किया है 40 से 60 वाले तो शायद बहुत कठिन होगा ढूंढना, क्योंकि वो पेंशनर नहीं होते, उनको हम पेंशन नहीं देते। लेकिन 60% से ऊपर वालों को हरियाणा सरकार पेंशन देती है। उसका रिकॉर्ड होता है जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास का। उस दौरान का रिकॉर्ड तलब किया गया है, उसमें आगामी तिथि पर वो रिकॉर्ड प्रस्तुत होगा और फिर उसकी गहराई में जाने के बाद ही बताया जा सकेगा कि कितने लोग जिनका भिवानी में इस अवधि के दौरान में प्रमाण पत्र जारी हुआ है। फिर उनको रीअसेस करवाएंगे कि वास्तव में ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सही है लेकिन उसका रिकॉर्ड गायब हो गया। किसी को केवल इस आधार पर कि इस दौरान में उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी था, दोषी नहीं माना जा सकता। रिकॉर्ड गायब होना भी एक जांच के दायरे में आता है आपके? हाँ, क्योंकि डिपार्टमेंट मेरा काम न्यायाधीश के रूप में है। मेरे न्यायालय में ऐसा मामला आया है। मैं नहीं कह रहा कि वो दोषी हैं, मेरा कहना इतना है कि ऐसा आरोप लगा करके मेरे न्यायालय में एक मामला दायर किया गया है जिसकी मैं जांच कर रहा हूँ। और क्योंकि जांच के समय में मुझे ऐसा लगा कि कहीं जांच प्रभावित ना हो, इस दौरान में वो भिवानी में प्रथम श्रेणी अधिकारी है और भिवानी में रिकॉर्ड गायब है और इस प्रकार की बात, तो कहीं रिकॉर्ड डुप्लीकेट ना बने या गवाह जो है प्रभावित ना हो, तो इनको उठा करके इनका पंचकुला में स्थानांतरण किया जाए इस दौरान में जब तक जांच चल रही है। सर, कौन से 2 साल हैं ताकि इसको पर्दे में रहने दो। मकर साहब, एक सवाल और है, आपकी जांच के दायरे में है आप, क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। देखिए, कानून अपना काम करेगा। कानून में हर प्रकार का प्रावधान है। जब उनके खिलाफ FIR लॉन्च होगी तो स्वाभाविक रूप से न्यायालय में एक सामान्य केस की तरह जाएगा। फिर वो न्यायालय उसे रिकवरी करता है, उसको डिसमिस करता है, क्या करेगा वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय है। अभी इतना ही है कि हम इसकी प्रॉपर जांच करेंगे। जांच में किसी भी व्यक्ति से या राजनीतिक दबाव से प्रभावित नहीं होंगे। सही जांच होगी, नियमानुसार जांच होगी और जांच का निर्णय सार्वजनिक होगा। जैसे मैं ये अगर बताने की हिम्मत कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ निर्णय है और ऐसा आरोप है और प्रथम श्रेणी और मेरा ही जिला है, तो इसका अर्थ है कि भी कोई छिपाने का विषय नहीं है, सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में है। क्योंकि जैसे ही प्रतिदिन की प्रोसीडिंग होती है, तुरंत बाद पब्लिक डोमेन में यानी हमारे पोर्टल के पर उसकी कार्रवाई डाल दी जाती है, जिसको कोई भी देख सकता है। SCPD
www.haryana.gov.in इस नाम से केसेज सेक्शन में और ऑर्डर्स उसमें केस नंबर डाल करके या नाम से भी सर्च करेंगे, किसी व्यक्ति का नाम है तो वो नाम से भी सर्च करेंगे तो केस निकल आएगा। इस प्रकार से प्रोसीडिंग सार्वजनिक है, कोई दबाव नहीं है और हमारी सरकार का खुला आह्वान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का खुला आह्वान है कि बेईमानी को हम आगे कोई बढ़ावा देने नहीं देंगे और बेईमानों के पेट के अंदर हाथ डाल करके भी निकाल करके लाएंगे। बेईमानी के लिए कोई स्थान नहीं है। जब बिना पर्ची बिना खर्ची हम नौकरियां दे रहे हैं, किसी को बेईमानी करने का अवसर देंगे नहीं। तो ऐसा जो मेरे क्षेत्राधिकार का विषय है, क्षेत्र की तो बात क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी हूँ। शिक्षा विभाग में काफी ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें सारी हैं जी, जिन्होंने मेरे पास जांच पहले भी हुई है। केवल जिला शिक्षा अधिकारी का नहीं, इसके अलावा भी कुछ कर्मचारी, शिक्षा विभाग के कर्मचारी जिसमें कुछ प्रधानाचार्य भी हैं, उनके मामले भी लंबित हैं, उनकी भी जांच चल रही है। आने वाले समय में उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। सर, परिवार पहचान क्या है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन। 70% दिव्यांगता जिनकी है और 3 लाख तक की आय है, उनको भी हम दिव्यांग इसको आयुष्मान भारत के दायरे में लेकर के इस बजट में आ गए हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है। सर, सरकारी नौकरी में तो रूप से 4% का आरक्षण, जो आरक्षण की नीति हरियाणा सरकार की है, 20% शेड्यूल्ड कास्ट, 27% BCA BCB, 10% ESM और 4% दिव्यांग, उसका कोटा 75% जो स्थानीय हरियाणा के नागरिक 30,000 तक की नौकरियों में जाएंगे, उसमें यह कोटा इसी प्रकार से रहेगा जैसे सरकारी नौकरियों में होता है।